बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। साथ साथ आपको जुम्मा मुबारक कहेंगे। एक्सप्रेसो के एक नए एपिसोड के साथ मैं हूं अर्मिला हसन। आई एम इमरान हसन। मुंह पे मसनूई मुस्कुराहटें सजाए आपके सामने हाजिर है इस उम्मीद के साथ कि आप खैरियत से हैं, आपके दिन का आगाज अच्छे से हो चुका है। नहीं हुआ तो कर लीजिए, बिकॉज इट्स अ न्यू डे, इट्स अ न्यू अपॉर्चुनिटी टू इंप्रूव योरसेल्फ। अपने आप को बेहतर करने का एक और मौका कुदरत ने आपको दिया, तो व्हाई नॉट स्टार्ट इट विद द न्यू एनर्जी। हमारी बेस्ट विशेस आपके साथ हैं। अल्लाह करे आज का दिन आपकी जिंदगी के अच्छे दिनों के अंदर शुमार हो, इसमें कुछ ऐसा ना हो जो आप नहीं चाहते कि वो हो। वी हैव अ लॉट टू शेयर वंस अगेन। और आज फिर हम आगाज क्रिकेट से ही करेंगे, क्योंकि बीच में जो ही कोई गैप आता है लोग थोड़े से परेशान हो जाते हैं कि जब वर्ल्ड कप जारी हो तो फिर वो स्टोरीज क्यों बताते हैं हमें। क्यों बता रहे हो? कल की स्टोरी ना बताए तो गलत होगा। ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका के दरमियान कल मैच हुआ और ऑस्ट्रेलिया को वर्ल्ड कप में मुसलसल दूसरी शिकस्त का सामना करना पड़ा। भारत ने पहले ऑस्ट्रेलिया को शिकस्त दी, फिर जनूबी अफ्रीका ने भी, साउथ अफ्रीका ने भी मात दे दी। लखनऊ में मैच खेला गया जिसमें कैंगरूज की जो बैटिंग लाइन है सूखे पत्तों की तरह। वाह 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 वाह, पूरी टीम जनाब 312 रन का ताकुब करी थी, सिर्फ 177 पे ढेर हो गई। इस वर्ल्ड कप में अब तक ऑस्ट्रेलिया का हाईएस्ट स्कोर 200 है, इनफैक्ट 199 आई बिलीव। 200 तो चेस किया था इंडिया ने, तो यानी कि 200 भी नहीं कर पाया अब तक ऑस्ट्रेलिया। ये बड़ा सीरियस कंसर्न है हमारे लिए। तो अच्छा है क्योंकि हमारा एक मैच ऑस्ट्रेलिया से है ना, लेकिन हमारी दफा ना कर दें सारा कुछ, हमें ये पूरे कर दें, हमें ये भी खतरात रहते हैं ना। ये तो कल का जो मैच था भाई, बहुत इंप्रेसिव मैच नहीं था। इट वाजंट अ वेरी इंप्रेसिव शो फ्रॉम ऑस्ट्रेलियाज एंड। इससे पहले भी ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड कप से पहले भी हारी है, और अब के भी जब दोबारा इंडिया और साउथ अफ्रीका से हारी है। दो इंपॉर्टेंट मैच ऑस्ट्रेलिया की टीम हार गई और इससे बहुत ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ सकता है टू प्रोसीड फर्दर। और वो लोग जो कि टॉप 4 के अंदर ऑस्ट्रेलिया को रैंक किए बैठे हैं, शायद उनको अपनी पेशगोइयां तब्दील करनी पड़ेंगी इन दो मैचेस को देखते हुए। मुझे लगता है एक होता है ना हमला के एक क्लोज कॉन्टेस्ट में हारना, एक होता है कि वन साइडेड हारना। भारत के खिलाफ भी ऑलमोस्ट वन साइडेड हारे, और यानी कि 4 विकेटें सिर्फ गिरी थी भारत की। एंड देन साउथ अफ्रीका के खिलाफ भी कल बहुत बड़े मार्जिन से हारे। सो बड़ा मुश्किल हो जाएगा आगे ऑस्ट्रेलिया को लेके चलना। जी बिल्कुल, मुश्किलात में इजाफा हो जाएगा। लेट्स होप। पर कल बहुत बड़ा मैच है नाजरीनों। हाजिर बड़ा तो नहीं है, 50-50 ओवर की बहुत बड़ा मैच है ये। इंडिया 50 ओवर का मैच है, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान। और ये एक बहुत जो कह लें ना टाकरा ऐसा है जिस पे सबकी नजरें होती हैं। और इंडिया वर्सेस पाकिस्तान जब होते हैं तो फिर सड़कें वीरान हो जाती हैं, टीवी टूट जाते हैं, रिमोट टूट जाते हैं, लेकिन कोई और आखिर में क्या दिल टूट जाते हैं। हाँ, आखिर में दिल भी टूटते हैं। मेरी नजरें खैर मैच से ज्यादा अरिजीत सिंह के ऊपर है, because I love his music and I love his parents, the way he performs. This was on a lighter note. Of course हम क्रिकेट को बहुत शौक से देखेंगे। कल तकरीबन पूरा भारत ही उसकी हर किस्म के लोग उसको, जो कि 1.5 अरब हैं तकरीबन, फिर पूरा पाकिस्तान जिसकी आबादी कोई 25 करोड़ है, और फिर पूरी दुनिया जिसमें क्रिकेट के बहुत ज्यादा फैंस हैं। मुझे लगता है कल को 2.5-3 अरब लोग तो क्रिकेट देख ही रहे होंगे। तो बहुत बड़ा टाकरा इस कॉन्टेक्स्ट में जरूर है। मैच 50 ओवर्स का ही है। कैसा मैच होता है ये हमें देखना होगा। पाकिस्तान की मसरूफियात, पाकिस्तान टीम की मसरूफियात काफ़ी ज़्यादा हैं, काफ़ी उनकी इंगेजमेंट्स हैं जिसके अंदर वो अपना वक्त गुजार रहे हैं। आई होप कि कल मैच का प्रेशर न लें। आपके ख्याल में अर्मिला कल ज्यादा जो प्रेशर है वो पाकिस्तान पे है या इंडिया पे है? इंडिया पे कैसे? होम ग्राउंड है उनका, होम क्राउड का क्राउड भी है, होम ग्राउंड भी है, तो ये इस वजह से इंडिया पे प्रेशर भी ज्यादा होगा। पाकिस्तानी टीम तो इंशाल्लाह जीत ही जाएगी, हमें पता है इस बात का। लेकिन कोई बात नहीं जी, आपको पता है पाकिस्तानी टीम चूंकि इंडिया में इस वक्त मौजूद है, मैचेस खेल रही है, लेकिन उसके साथ साथ कुछ एक्टिविटीज भी जारी हैं जिसमें मुख्तलिफ इंटरव्यूज हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंसेज हैं, कुछ यूट्यूबर्स के साथ है। तो कल एक इसी तरह की एक जो के लिए इंटरैक्शन सामने आया, जिसमें एक जो आरजे, इनका नाम आई गेस परवीन है, उनके साथ जो टीम है उसकी इंटरैक्शन हुई जिसमें उन्होंने कुछ इनको पढ़ के सुनाया। इस सबसे ज्यादा समझ हसन अली को। सबसे अच्छी बात यह है कि इनको समझ आ गई हमारे प्लेयर्स को शायरी। तो खैर इट वाज ऑन अ लाइटर नोट। अब हम अपने प्रोग्राम में बाकायदा तौर पर आज की पहली और बड़ी खबर की बात करते हैं। लेट्स गो टू द ब्रेक। अब प्रोग्राम में जिक्र करते हैं फलस्तीन का। इसराइल और फलस्तीन कशीदगी 7वें रोज में दाखिल हो गई है। गजा के 20 लाख से जायद महसूरीन की जिंदगी इस वक्त एक मुइम्मा है। इसराइली जारियत के नतीजे में शहीद फलस्तीनियों की तादाद 1500 से तजावुज कर गई है। जो फलस्तीनी वजारत सेहत है उसका यह कहना है कि गजा पट्टी पर इसराइली हमलों के नतीजे में 1417 फलस्तीनी अब तक शहीद हो चुके हैं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। जबकि हम जख्मी फलस्तीनियों की अगर तादाद की बात करें तो वो शायद 6000 से भी ज्यादा है। कितनी ज्यादा है इसका अंदाजा फिल वक्त लगाना मुश्किल है। इसराइल की बमबारी जारी है, वहशियाना बमबारी है, और इसके आगाज से अब तक 44,248 जो नंबर है वो मुख्तलिफ आ रहे हैं हमारे पास। और
248 खवातीन शहीद भी हुई हैं रिपोर्टेडली, बच्चे जख्मी हुए हैं 447 बच्चे, 50 से जायद जो तिब्बी अमले के अरकान हैं वो शहीद हुए हैं। इसराइली बमबारी वसी से वसीतर होती जा रही है और गजा का जो निज़ाम ज़िंदगी है वो मुअत्तल है, यहाँ पे अमराज फैलने का खतरा है। सूरत हाल इतनी मखदूश है कि हम अल्फाज में शायद बयान नहीं कर पा रहे, और जो नंबर्स हम आपको बता रहे हैं शायद ये नंबर इससे भी कहीं ज्यादा हो, लेकिन रिपोर्टेडली जो नंबर्स आप तक पहुंच रहे हैं, और यहाँ पे बिजली, पानी, खुराक सब कुछ बंद कर दिया गया है। बिल्कुल, ईंधन की फराहमी बंद कर दी गई है। अमेरिकन जो वजीर खारिजा हैं एंथनी ब्लिंकन, उन्होंने इसराइल पहुंचे हैं और अमेरिकी वजीर खारिजा और इसराइली वजीर आजम ने मुश्तरका न्यूज कॉन्फ्रेंस भी की। इसराइली वजीर आजम ने कहा कि अमेरिकी सदर ने हमास को बुराई करार दिया और कहा कि इनके साथ वैसा ही बर्ताव किया जाए जैसे दाइश के साथ किया गया था। अमेरिकी वजीर खारिजा ने इसराइली शहरियों को भी बहादुरी की, उनकी जो बहादुरी है उसको सराहा कि जो भी अमन और इंसाफ का ख्वाहा है उसे हमास की दहशतगर्दी की मजम्मत करनी चाहिए। अमेरिकी वजीर खारिजा ने भी तस्दीक किया कि हमास हल्मों में अब तक 25 अमरीकी हलाक हो चुके हैं। उधर अरब लीग का जी हंगामी इजलास हुआ, जिसके एलामिया के मुताबिक जबरी नकलो मकानी की कोशिश के संगीन नताइज बरामद होंगे, जबकि फलस्तीन की आज़ादी और अवामी हकूक का साथ देते रहेंगे। इसराइल ने बिजली, पानी, एज वी सेड के सब कुछ मनकता करने का फैसला मनसूख करने के हवाले से भी मुतालबा किया गया है कि इसको मनसूख किया जाए, मुहासरा खत्म किया जाए और शहरियों के लिए इमदाद की इजाजत दी जाए। इसी सारी सूरत हाल पर हम बात कर लेते हैं। जी, हमारे साथ डॉक्टर खालिद कदूमी साहब मौजूद है जो कि तर्जुमान हमास हैं। उनसे जरा इस हवाले से पूछते हैं कि वो इस पे क्या राय रखते हैं, खासतौर पे जो एंटनी ब्लिंकन की स्टेटमेंट है हमास के बारे में, जिसमें वो कह रहे हैं कि इसके साथ दाइश जैसा बर्ताव किया जाए। डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस, आपका बहुत शुक्रिया। और आपसे इज़हार अफसोस भी इस वक्त जो सूरत हाल चल रही है पैलेस्टाइन में, खासतौर पे हमारे फ़लस्तीनी बहन भाइयों के हवाले से इंतहाई अफसोसनाक है जो इसराइली जारहाना रवैया है। इस स्टेटमेंट को आप कैसे देख रहे हैं? जो स्टेटमेंट दी गई है, हर मुल्क ने इसराइल की मजम्मत नहीं की, लेकिन बहुत से ममालिक हैं जिन्होंने की है और फ़लस्तीन के साथ इज़हार यकजहती भी किया है, और पाकिस्तान भी उन ममालिक में शामिल है। आप इन ममालिक के रिस्पॉन्स को कैसे देखते हैं? क्या आपकी एक्सपेक्टेशंस इससे कुछ ज़्यादा हैं? हाउ डू यू सी दिस होल सिचुएशन सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू फॉर हैविंग मी, ग्रीटिंग टू यू एंड फॉर योर ऑडियंस। ये जो नैरेटिव का जो जंग है वो सबसे अहम जंग है हमारे लिए। अगरचे हमारा मुजाहिदीन ने बहुत कामयाबी हासिल की है, बहुत अचीवमेंट्स को इजराइली दुश्मन के सामने किया है 75 साल के दौरान। आज 7 अक्टूबर में हमारा रेजिस्टेंस मूवमेंट अल्हम्दुलिल्लाह एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है हमारा आवाम के लिए फराहम किया है आज़ादी के रास्ते में, और हमारा प्रिजनर्स को आज़ाद करने के लिए। आपको पता होगा कि हमारा 4000 प्रिजनर्स हमारा हीरोज है इजराइली जेल में है, जिनमें से बच्चे हैं जिनके एजेस 12 ईयर्स ओल्ड भी है, उनमें से लड़कियां भी हैं, उनमें से हमारा यंग जवान है जो 18 साल की उम्र में जेल में लेके गया था और अब इनके उम्र है कि 50 साल पहुंच चुका है। और ये इजराइली दरिंदा है जाकर कहने लगे कि या अमेरिकन प्रेसिडेंट है या ब्लिंकन है, वो कह रहे ये फ्रीडम फाइटर्स नहीं है, ये दाइश है। एक्चुअली ये इनके खुद कल्चर है कि जो टेररिज्म को सपोर्ट करने में है 75 साल से अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन इस इजराइली प्रोजेक्ट को संभाला। और आप खुद इमेजिन कीजिए इजराइली जो मिलिट्री बजट है ना सालाना का $50 बिलियन, 50 बिलियन डॉलर्स इनके मिलिट्री बजट्स हैं, और इनके पास है रिजर्व ट्रूप्स, असली ट्रूप्स की बात नहीं कर रहा हूं, रिजर्व ट्रूप्स है 500,000 के करीब ट्रूप्स है। आया है कि ये जो ट्रूप्स है इस सूरत हाल में जो आपने अभी बयान किया, गजा में जो डिवास्टेटिंग इम्पैक्ट कर दिया, आया इनको वाकई कल परसों जो बाइडेन ने अर्जेंट मिलिट्री इमदाद को ऐलान कर दिया, $8 बिलियन इजाफी है। ये मैं बताता चलूं कि ये वो खुद खिताब जो बाइडेन ने कल हमें सुनाया है, यूं लग रहा है कि ये खिताब है तेल अवीव में लिखा गया, नेतन्याहू और राइटिस्ट फैनेटिक मिनिस्टर्स इब्न गफीर जैसा इन्होंने लिखा है और अब बाइडेन ने जाकर पढ़ा।
इसीलिए कि कल रात को या सुबह अमेरिकन टाइम में व्हाइट हाउस ने मजबूर होकर दोबारा तरदीद करने में आया है उस खिताब को, और उन्होंने कहा जो भी बाइडेन ने हमें बताया है इन्होंने नेतन्याहू से सुना। कोई ऐसा रिपोर्ट्स नहीं है जो बाइडेन के हाथ में, या तस्वीर कोई नहीं है बाइडेन के हाथ में जिसमें ये वाज़ेह होता है कि हमारा मुजाहिदीन ने किसी बच्चे को सर काटा है या कोई ऐसी चीज। डॉक्टर साहब, दूसरी जानिब अमेरिका की आप जहां बात कर रहे हैं, दीगर ममालिक की भी हम बात करें, जिस तरह से सऊदी अरब की हम बात करें, कल जो इजलास भी हुआ उसके अंदर उन्होंने सपोर्ट का ऐलान किया, और इससे पहले भी सऊदी अरब का बड़ा वाज़ेह स्टैंड रहा है आप लोगों की सपोर्ट के लिए। हम जो फ़लस्तीन के अंदर इस वक्त इजराइल जो कार्रवाइयाँ कर रहा है, अब दीगर ममालिक की, जहाँ हम एक तरफ यूरोप की बात करते हैं, दूसरी जानिब इन ममालिक की हम बात कर रहे हैं, आप किस तरह से देख रहे हैं सपोर्ट को? और ये जो ज़मीनी ऑपरेशन शुरू किया गया है इसके हवाले से हमास की क्या आपको लगता है पूरी तरह तैयार है? क्योंकि इजराइल की तो बिजली हो, ईंधन हो, दीगर चीज़ों की सप्लाई बंद की और बिल्कुल बेबस कर दिया है वहाँ पे मौजूद लोगों को, जो वीडियोज़ हम सोशल मीडिया के ऊपर देख रहे हैं। देखिए, अफसोस ये है कि लगता है मुझे 7 अक्टूबर ही दुनिया को पता चल गया था कि गजा के अंदर और फ़लस्तीन के अंदर क्या जराइम हो रहा है, हमारे अवाम के खिलाफ है, और क्या तंगियाँ और क्या मसाइल हो रहा है। ये कई सालों से, एक सेंचुरी से के करीब है। अभी आपको पता होता है कि हमारा मासूम बच्चे हैं, वैसे ही मुहासरा की वजह से गजा में शहीद होते हैं, जंग के बगैर ICU के अंदर है, बिजली नहीं है, बेसिक इमरजेंसी के मेडिसिन को है ही नहीं है। तो ये जब जंग होता है तो और मजीद तंगिया हो गया, बेशक, क्योंकि ये जो मुजरिम जल्लाद ज़ायनिस्ट रजीम, इनके पास बैंक ऑफ टारगेट सिविलियंस के अलावा और नहीं है। हमारा मुजाहिदीन को सामना करने में कामयाब नहीं हुआ, जाकर बदला किस लिए? उस मासूम बच्चों से है। अब ये एक पहलू है। दूसरा पहलू है कि हमारा जो ऑफिशियल स्टैंस है, मुस्लिम अरब कंट्रीज का जो ऑफिशियल स्टैंस है, अभी आप लोग मीडिया में है, ये ना जी डॉक्टर खालिद, जी आवाज आपको, जी अभी आप लोग की सपोर्ट करना है। ये देखिए, एक वाहिद कॉलोनियल पावर अभी दुनिया में अभी तक लेकिन डॉक्टर साहब, हमारी सपोर्ट तो डेफिनेटली है, हमारी तो दिल जान से सपोर्ट है जी, जहां पे भी मासूम शहरी, और अगर वो पैलेस्टीनियन है, वो मुस्लिम्स है, हम तो पिछले कई दहाइयों से देख रहे हैं। लेकिन मेरा सवाल यहाँ पे ये है कि ये इस हमले के बाद जो सूरत हाल पैदा हुई, ऑब्वियसली जिसका फिल वक्त इस फेज का आगाज क्योंकि हमास ने किया और आप उनको रिप्रेजेंट करते हैं, क्या इसके कॉन्सिक्वेंसेज आपने पहले अपनी नजर में रखे थे और आपके इल्म में था कि ये जो गजा की पट्टी है, जहां पे 2.2 मिलियन लोग हैं, इनके ऊपर इस तरह की बम्बार्डमेंट की जाएगी? वी नो कि इससे पहले भी फलस्तीनी शहीद होते हैं, वी नो कि आप पे कितना तशद्दुद होता है, वी नो कि इससे पहले भी ये मुहासरा मौजूद है और आप बहुत जिंदगी की आम इस्तेमाल की चीजें तक भी आप नहीं लेके जा सकते उस लिस्ट के अंदर जो डेली अपडेट होती है। आई नो द हिस्ट्री, लेकिन उसके बावजूद क्या ये कॉन्सिक्वेंसेज आपके माइंड में थे जो इस वक्त बच्चे और खवातीन वहां पर देख रही हैं? और दूसरा इसी सवाल का हिस्सा है कि जब भी कोई बड़ा एक्शन लिया जाता है, इस दफा हमास की तरफ से लिया गया, तो उमूमी तौर पे जो अपने पार्टनर्स होते हैं, इत्तेहादी होते हैं या हमदर्द होते हैं, उनको कॉन्फिडेंस में लिया जाता है ताकि कल वो सूरत हाल को संभाले। क्या हमास का राब्ता था बैनुल अक़वामी दुनिया से अपने तई कि ऐसी कोई सूरत हाल पैदा हो तो उसको बैक करेगी, उसके पीछे खड़ी होगी? 3-4 मसाइल आपने फरमाया है कि देखिए, मैदान के लिहाज से हमास अल्हम्दुलिल्लाह और हमारा मुजाहिदीन आज दुश्मन को सरप्राइज दिया, शॉक दिया, लिजा के ये जो स्ट्रैटेजीज को और अप्रोच है ना, अप्रोच में हमने वाकई बहुत बड़ी मिलिट्री अचीवमेंट्स किया है। हमारा हाथ में सैकड़ों तादाद इजरायली सोल्जर्स है। हम अभी के बिल्कुल यानी मिलिट्री फाउंडेशन का, नेवल दुश्मन का नेवल बेसेस, एयर बेसेस, मिलिट्री बेसेस, हमारा हाथ में इजरायली जनरल भी मौजूद है, हमारे कस्टडी में है। एक ये है। दूसरी बात ये होता है कॉन्सिक्वेंसेस है। आपने
बहुत अच्छे तरीके से बताया है कि जी ये सफरिंग चलता रहे। देखिए यार, आप पाकिस्तानी हैं, आपको पता होता है कि आजादी के रास्ते में कितना कुर्बानी देना जरूरी होता है। अब हमारे पास दो रास्ता है, या दुनिया है इनफ डिप्लोमेटिक और पॉलिटिकल प्रेशर हमारे दुश्मन के ऊपर लगाए ताकि हमारा हुकूक और हमारे के आजादी मुहक्कक हो जाए, और वो वेल एंड गुड शॉर्टकट है हमारा। कौन 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 पसंद करते कि इनके बच्चे के खून को ब्लड शेड हो जाए या इस तरह के इनके घर को मिसमार हो जाए? हम नहीं पसंद करते, लेकिन जब हम मजबूर होकर इस रास्ते पे निकलते हैं, उसको खसारत या लॉसेस को नहीं कहते, इसको कुर्बानियां कहते हैं। कल हेलो जी जी जी, परसों अपने अवाम से देख लिया और इंटरव्यू लिया था हमारे मीडिया आउटलेट से, जो भी बेचारे के वहां वाकई चल के और वहां पहुंच सके और फैक्ट्स को दुनिया में मुंतकिल करने की कोशिश किया। पूरे अवाम है मुकावमत के साथ है, तहरीक मुजाहमत के साथ है, क्योंकि इनको पता है यही कि मुजाहिदीन ने अपने बच्चों को हमारे बच्चों के साथ मिलाकर उस डिफेंसिव स्टेट में कंटिन्यू किया। इस राह में एक बहुत अहम पॉइंट है आपको बहुत जरूरी कहना है। हम जंग किया है या स्टोन को फेंका या रॉकेट को लॉन्च किया है, हम एक डिफेंसिव स्टेट में है, एक बहुत बड़ा क्राइम के खिलाफ है, वो इसको क्या है, ऑक्यूपेशन है। हमारा एक इंटीग्रल राइट इंटरनेशनल लॉ ने हमारा ये राइट को दिया है टू डिफेंड आवरसेल्फ अगेंस्ट एग्जिस्टिंग ऑक्यूपेशन। राइट डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच, आपने हमें वक्त दिया, आप मसरूफ भी थे, आपकी कहीं और कमिटमेंट भी थी। थैंक यू वेरी मच, आप हमारे साथ मौजूद रहे। डॉक्टर क़दूमी हमें इस वक्त हमास का मौक़िफ़ बता रहे थे। उन्होंने कहा कि हम जुर्म के खिलाफ जिहाद कर रहे हैं और उसकी कीमत होती है, कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं, एक्सपेंसेस को देखते हुए उनका ये कहना था। और दूसरी जानिब उन्होंने कहा कि हमारी कोशिश है और हमने किया भी है कि हम अपना मैसेज तमाम दुनिया तक पहुँचाएँ, हमारा एक्चुअल मैसेज क्या है। और इसमें कोई शक नहीं है कि इस वाक़े के बाद दुनिया में हेडलाइंस बनी हैं और दोनों तरफ से बनी है, सिर्फ इसराइल के हक में नहीं बनी। सो इट इज समहाउ अ डेवलपमेंट, लेकिन इंसानी जानें जाया हो रही हैं, उसका अफसोस है। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस वेलकम बैक टू एक्सप्रेस। नाज़रीन पर्चियां डल गई हैं और पर्चियां जब हम निकालेंगे तो इसमें हमें देखना नहीं है, पता चलेगा। दो है, वन इज फॉर पाकिस्तान एंड वन फॉर इंडिया, कि कौन जीतेगा। ओके लेट्स सी। पाकिस्तान। वाओ, अच्छा एक सेकंड, आप लोग कहेंगे दोनों पे पाकिस्तान ना लिखा, भाई ऐसा नहीं है, मैंने इग्नोर माय राइटिंग, दूसरे पे इंडिया लिखा हुआ है। ओके, दिस वाजंट प्लान्ड एट ऑल। पाकिस्तान वर्सेस इंडिया मैच कल होने जा रहा है। हमने कहा भी ना हमारे पास कोई हाथी है जो सूंड से पिक करे, ना कोई कछुआ है लकी, तो हमने खुद ही हाथी और सूंड तो अल्लाह करे ऐसा हो जाए कि हम मैच जीत जाए, बाकी जो भी है हम आप मुझे कह दीजिएगा, आई विल नॉट माइंड। अच्छा जी, बताते हैं आपको, इनफैक्ट बता चुके हैं, पहले इंपॉर्टेंट मैच है कल, इससे पहले ओपनिंग सेरेमनी भी होनी है पाकिस्तान वर्सेस इंडिया, और पाकिस्तान बड़ा डिटरमिन्ड नजर आता है। माइक अथर्टन तो कहते हैं कि पाकिस्तान विल बीट इंडिया। बहुत सारे जो सीनियर प्लेयर्स हैं वो इस बात पे कन्विंस्ड है कि अब पाकिस्तान इंडिया को हरा सकता है। मेरे लिए इस पूरे सेशन के अंदर जो सबसे अलार्मिंग या कंसर्निंग बात है वो ये है कि हमने अब तक 7 मैचेस खेले हैं वर्ल्ड कप के अंदर, और हम 7 के साथ क्यों आ रहे हैं। हमारी टीम बहुत अच्छी टीम्स भी रही हैं। इससे पहले आपको याद है हम क्वार्टर फाइनल बेंगलुरु में खेले थे, वहां पे हम 39 रन से हार गए थे। बड़ा अच्छा आगाज हमारे दोनों ओपनर्स ने किया था, लेकिन लेटर ऑन हमारी टीम कोलैप्स कर गई थी, पाकिस्तान नहीं जीत पाया था। ये 1996 के वर्ल्ड कप की बात करो। 1999 में 47 रन से हम हार गए थे। 2003 में सचिन तेंदुलकर की राह में ऐसे हायल हुए कि ग्रीन शर्ट्स को 6 विकेट से मात हो गई, वैसे हमारी राह में हायल हुए। तो इसी तरह 2015 हो, 19 हो, आई मीन आज तक पाकिस्तान जीता नहीं है, तो ये बड़ी अफसोस की बात है। ये बिल्कुल साबिक कप्तान वसीम अकरम का कहना है कि ये एक दिन ये कहत खत्म होगा और मौजूदा टीम ऐसा करने की अहलियत रखती है। हम T20 में वर्ल्ड कप में कर चुके हैं और अब हम वनडे में भी करके दिखाएंगे इंशाल्लाह। टूटेगा खुदा करके। चलो जी, इसी सारी पे डिस्कशन कर लेते हैं। हमारे साथ साबिक टेस्ट क्रिकेटर आमिर सुहेल साहब मौजूद हैं, उनको खुशामदीद कहते हैं। थैंक यू वेरी मच आमिर सुहेल साहब, बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। सबसे पहले तो हम आपसे ये पूछना चाहेंगे कि 1996 में पाक इंडिया क्वार्टर फाइनल में प्रेशर मैच के ओपनर थे आप, और भारतीय क्राउड के सामने, और भारत में इतना बड़ा मैच खेलना, कैसा वो आपका एक्सपीरियंस था? जरा आगाज में इससे हम गुफ्तगू को शुरू करते हैं।
देखिए बात सिंपल सी है कि जब बड़े मैच हों तो आप में जज्बा ये होना चाहिए कि आपने परफॉर्म करना है, और प्रेशर आपके ऊपर तब नहीं आएगा जब आप अपने आप को ये कहोगे कि मैंने जाके इंजॉय करना है और इंजॉय के साथ साथ मैंने अपनी नेचुरल गेम खेलनी है। अगर आप ये चीज़ें कर लेते हो तो आपके परफॉर्म करने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, और की है कि एंजॉय करना है ये सारा। आमिर भाई आपका तो हमें मालूम नहीं, लेकिन हमने बहुत एंजॉय किया था वो एग्रेसिव जो हिटिंग थी, और खास तौर पे वो प्रसाद को लगाया हुआ चौका दो के उसके बाद चलें विकेट चली गई थी, लेकिन दैट्स अ पार्ट ऑफ क्रिकेट। उस चौके को हमने बड़ा एंजॉय किया था, और उस इशारे को भी जो आपने किया था। खैर कहा यही जाता है कि जो बड़े मैच का खिलाड़ी वही होता है जो प्रेशर को हैंडल कर पाए। क्या जो हमारी मौजूदा प्लेइंग 11 है इसमें वो प्रेशर हैंडलिंग टेक्निक्स स्किल्स आपको उस लेवल तक की नजर आती हैं इतने बड़े मैच के लिए? देखिए पाकिस्तान के पास ऐसे प्लेयर हैं जो आराम से प्रेशर हैंडल कर सकते हैं, और मैं यही मशवरा दूंगा कि आपने ये सारा एटमॉस्फेयर एंजॉय करना है और कोशिश करनी है कि बाकी चीज़ों का अपने दिमाग में रखें, सिर्फ़ और सिर्फ परफॉर्म करने का सोचें। अगर बैट्समैन हैं तो गेंद को अच्छी तरीके से वॉच करें और सही वाली क्रिकेट खेले, और अगर आप बॉलर हैं तो अच्छी गेंद अच्छी जगह के ऊपर जबरदस्त। अच्छा, कैप्टन का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है और उसके बर वक्त फैसले जो है मैच की पूरी साइंस को बदल देते हैं, खास तौर पे कि मेन बॉलर्स को किस वक्त कहां पे इस्तेमाल करना है। इस हवाले से आप बाबर आजम से क्या एक्सपेक्टेशंस रखते हैं? देखिए बाबर ने पिछला जो मैच है उसमें अच्छी कैप्टनसी की, जहां पे श्रीलंका का नज़र आ रहा था कि 380 से ज़्यादा रन्स कर देंगे। अच्छी बॉलिंग चेंजेस करके उन्होंने उनको रिस्ट्रिक्ट किया, तो बाबर से आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इस मैच में वो अच्छा करेंगे, क्योंकि उनकी कैप्टनसी के ऊपर काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन मार्क लगा रहे हैं लोग, तो उनको प्रूव करना है। लेकिन उसके साथ साथ मैं ये कहूँगा कप्तान चेंजेस तो कर लेता है, लेकिन बॉलर को भी रिस्पॉन्ड करना आना चाहिए कि ये सिचुएशन है तो कप्तान मुझे किस लिए बॉलिंग करवाने के लिए लेके आए हैं। अगर बॉलर अंडरस्टैंड करता है और सही तरह बॉलिंग करता है तो कप्तान के फैसले जो हैं वो दुरुस्त साबित होंगे। इंडीड। अच्छा आबिद सोहेल भाई, आपका और सईद अनवर साहब का बेहतरीन ओपनिंग स्टैंड रहा है। हम अगर दुनिया के बेहतरीन ओपनिंग स्टैंड्स की बात करें तो आप दोनों शख्सियात का नाम आता है। यू बीन अ वेरी गुड ओपनर, पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छी इनिंग्स आपने खेली। हमारा जो ओपनिंग स्टैंड है ये पिछले कुछ अरसे से स्ट्रगल कर रहा है। T20 में तो बेहतरी आई है, लेकिन वनडे में बदस्तूर हमारे मसाइल मौजूद हैं। आप बतौर एक सीनियर ओपनिंग बैट्समैन आप क्या सजेस्ट करते हैं, कहां पे इंप्रूवमेंट चाहिए, इस हवाले से कुछ बताइए हमें। देखिए मैं ये कहूँगा कि आप जो हैं वो जो नॉर्मल क्रिकेट है वो खेलें, बैट बॉल के लिए तैयार रहें, और अगर बॉलर का अच्छा गेंद है उसके ऊपर अगर आप मनूवर करते हैं और सिंगलें दुक्के करते रहते हैं तो आपके जो है स्कोर करने के बहुत ज्यादा चांस हैं। इन द एंड मैच के हवाले से कैसा मैच आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मैच कैसा होगा और हमारी जीत के चांसेस कितने ज्यादा हैं? हमारी प्रेडिक्शन में पाकिस्तान है, आप कितने इम्कान देख रहे हैं हमारी जीत के? देखिए मैं ये समझता हूँ कि इतने बड़े मैच में और स्पेशली अहमदाबाद खेल रहे हैं और क्राउड बहुत ज़्यादा होगा और वो क्राउड भी हॉस्टाइल है, तो सारा प्रेशर तो इंडिया के ऊपर है। और अगर पाकिस्तान जाके अच्छे तरीके से सारे एटमॉस्फेयर को एंजॉय करता है और अपनी नेचुरल गेम खेलते हैं सारे प्लेयर्स, तो आई थिंक पाकिस्तान जो है वो इंडिया को हरा सकता है इस मैच। नेचुरल गेम और प्रेशर हैंडलिंग दो टेक्निक्स हैं, एंड देन बिलीविंग इन योरसेल्फ। आप कर सकते हैं, मुझे लगता है आप कर सकते हैं इस दफ़ा, एंड अल्लाह करे कि अच्छा रिजल्ट आए। हम बात करते रहेंगे, एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा है। कल हमारा प्रोग्राम नहीं होगा इसलिए हमने कहा ज़रा इन डिटेल बात करें। एक और इंटरेक्शन भी क्रिकेट पे हमने रखा हुआ है आपके लिए, पूरी डोज मिलेगी आपको, कसर आज पूरी करके जाएंगे। भी कल हमने नहीं आना ना। इससे पहले कि हम ब्रेक पे जाएं, हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूट देना है। अभी देना है, अभी देना है। शहंशाह कवाली की बात हमने करनी है, मौसीकी के बेताज बादशाह की बात करनी है, एंड किंग फॉर एवर मैं इनको कहता हूँ, किंग ऑफ मेलोडी, किंग ऑफ म्यूजिक फॉर एवर, उस्ताद नुसरत फतेह अली खान। शायद इस सेंचुरी में इससे बड़ा गुलकार गायक पैदा नहीं हुआ। उनके मद्दाह आज उनकी सालगिरह मना रहे हैं। उस्ताद नुसरत फतेह अली खान साहब 13 अक्टूबर को यानी कि आज ही के दिन 1948 फैसलाबाद में पैदा हुए। उन्होंने इंतहाई कम अरसे में दुनिया में मकबूलियत हासिल की, न सिर्फ अपने गीतों बल्कि कवाली की वजह से भी उन्हें मुनफरिद मकाम हासिल हुआ। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। ब्रेक के बाद वापस आ गए जी। लाहौर में आपको पता है स्मॉग हो या पॉल्यूशन हो, उस पर काबू पाने के लिए पंजाब हुकूमत ने इकदाम शुरू किए हैं और उसमें से एक इकदाम यह है कि बुध को छुट्टी देने का ऐलान किया। इस पर आवाम क्या कह रही है, इसी हवाले से हमारा सेगमेंट है तड़के तड़के, आपको दिखाते हैं। अस्सलाम वालेकुम, एक्सप्रेसो तड़के तड़के में खुशामदीद। मैं हूं सिकंदर भट्ट।
हुकूमत पंजाब ने इंसदाद फ़ौक के लिए हफ्ते में बुध के रोज़ मुकम्मल शटडाउन करने की पॉलिसी अपनाई है। नोटिफिकेशन जारी किया जा चुका है जिसके मुताबिक न सिर्फ मार्केटें बल्कि स्कूल, कॉलेजेस और फैक्ट्रियां भी बंद किए जाने का इम्कान है। इस फैसले का हमारी सोसाइटी पर क्या असर मुरतब होगा, आइए जानते हैं। बुध की छुट्टी नहीं की, गरीबां की रोजी खोई है। इस तरह के इतवार को भी छुट्टी होंगी है, बुध को भी होंगी कि बुध को छुट्टी करके एक मुल्क को सवार लैणगे। गवर्नमेंट चाह रही है कि शहरी जिंदा रहन, बीमार ना हो जान। शहरी तो उन्होंने अगे ही मारते हैं बिजली के बिलों की वजह तो, खर्चियां की वजह तो। बड़े छोटे भाई कहते सन कि कपड़े ला के भी मुल्क नूं सवारांगे, वो गरीबां दे कपड़े लाते। स्मोक नाल बंदे नहीं मरदे, अल्लाह वालों मरदे। आई होनी वो आनी आनी, भावें बुध दी होवे भावें तवार दी होवे। तुसीं अगर पंजाब गवर्नमेंट होंदे, तुसीं अगर हुकूमत विच होंदे पंजाब दी, मैं पंजाब हुकूमत च होंदा, मैं गरीबां नूं रिलीज दिंदा। मैं अपने बच्चे भुखे मार दिंदा, गरीबां दे बच्चे भुखे नहीं सी मरन देने। ऐसे दी तुसीं नहीं है। ताईं तो नहीं है, सच्चा बंदा हमेशा ही दलील होया। दूर नहीं है बार्डर, नाल ही है बार्डर, साडा नाल ही है बार्डर। इंडिया में तो छुट्टी कोई नहीं, पाकिस्तान की छुट्टी ये उंज ही सानू जहर दे देन। साडी गवर्नमेंट ऑफ पंजाब नूं या जिहड़ी भी है ना, उन्हें जिहदा सानू उंज जहर दे देन, असीं उंज ही मर जाइए। ए मुसलमान है, इन्हां नूं मौत नहीं, इन्हां नूं सिर्फ टेवे लाने आंदे ने। बुध की छुट्टी दे दिओ, तवार दी दे दिओ, पीर दी दे दिओ, पक्की छुट्टी दे दिओ, दुनिया तो ही छुट्टी दे दिओ, फिर सुकून है। चाह रहे हैं कि असीं खांदे रहिए, सानू कोई ना वेखे, असीं अवाम नूं परेशान रखिए। यह तो नहीं तरीका ना, कोई तरीका होना चाहिए। अवाम परेशान है, अवाम नूं देखन आके अपने प्लेटलेस नहीं पूरे होंदे। 4 साल प्लेटलेस पूरे नहीं होए ते इत्थे हुण आके प्लेटलेस पूरे हो जाणगे, गरीबां नूं रिलीज दे देणगे। जिहड़े बच्चे ने गरीब उन्हां नूं भी मार देणगे। नहीं वो प्लेटां पूरियां हो गईयां, नहीं होईयां पूरियां। कुछ खाने दी प्लेटां पूरियां होईयां, बाकी प्लेटां नहीं पूरियां। किनू आ रहे ने किथे आके कि होर भट्ठा बन गए। मतलब तुहानू स्मोक तो डर नहीं लगता, तुसीं काम करने तैयार हो? तैयार हां। वजीर आला साहब, यह कौम पूरी गाजी और पुरस्कार बंदे बन चुके हैं, ये मौत से नहीं डरते। आप बुध के दिन दुकानें खोलें। इसको छुट्टी शटर डाउन का ऐलान कर दिया गया, क्या कहते हो? सर बेसिकल तो ज्यादती है, होना नहीं चाहिए इस तरह। तक सामने मुल्की हालात वैसे पहले डोन है गए, लेकिन ज्यादती कैसे हो गई यार? फोक से बीमार होंगे, आपको नजला लगेगा, जुकाम लगेगा, फेफड़े खराब होंगे, दिल खराब होगा। तो गवर्नमेंट को चाहिए ना, ठीक है छुट्टी के नाल सानू घर महीने का राशन पावे। एक दिन बुध वाले दिन छुट्टी करनी तो फिर पूरा महीने घर पवांगे। बुध वाले दिन दुकाना बंद रखने का नोटिफिकेशन दिता है स्मोक तो बचने लगी। गवर्नमेंट बड़ा अच्छा इकदाम कर रही, सानू महीना ला देन। ठीक है, सानू महीना ला देन, असीं दुकानां ही बंद कर दिंदे जिन्नी देर तक स्मोक हैगी। कदी कोरोना आ रहा, कदी डेंगी आ रहा, कदी स्मोक आ रहा। कारोबार असीं किहड़े वेले करिए, सानू भी तो दस्सण। तुहाडे ख्याल विच फैसला मोतबर फैसला नहीं है? नहीं नहीं नहीं। स्मोक से बचने के लिए घरों में बिठा देना पब्लिक को, ये फैसला आपको क्लिक करता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। आपके ख्याल में क्या होना चाहिए था? गवर्नमेंट को क्या पॉलिसी अपनानी चाहिए थी? दे कैन टाइम चेंज। स्कूल्स हैं, ऑफिसेज हैं, कोई भी है वो टाइम चेंज कर सकते हैं, टाइमिंग को थोड़ा एडजस्ट कर सकते हैं। जब फॉग थोड़ी कम हो जाए तब स्कूल्स या ऑफिसेज वगैरह कर लें। और बिल्कुल बंद कर देना इज़ नॉट अ गुड आइडिया, इज़ नॉट अ राइट डिसीजन। आज बुध की छुट्टी नहीं देनी चाहिए, मंगल की नहीं। आपको सैनिटेशंस वगैरह और लोगों को अवेयरनेस वगैरह देनी चाहिए कि वो किस तरह इस माहौल में इस पोल्यूशन वाले सिस्टम में सर्वाइव कर सकते। बुध की छुट्टी देने के पीछे एक मंतक है। हफ्ते के 3 दिन पीर, मंगल और बुध को एयर क्वालिटी इंडेक्स पर बुध के दिन ये पोल्यूशन अपने टॉप पर होती है, इसलिए बुध के दिन को चुना गया। पीर, मंगल, बुध को टॉप पे होता है। हाँ। तो वो कह रहे हैं सिर्फ बुध को माइनस किया जाए, बाकी 2 दिन क्या करेंगे वो? बाकी 2 दिन बीमार होंगे। हाँ, ये है कि आप आवाम को ये बता दें कि कोई ये एहतियाती तदाबीर है तो आप इन चीज़ को जो है वो फॉलो करें। अब जितना लो लेवल का तबका है, इनका मानना है कि पाकिस्तान में इकोनॉमिक क्राइसिस बहुत अरूज पर हैं। पाकिस्तानी पहले ही काम की तलाश में दर बदर फिर रहे हैं। गवर्नमेंट को चाहिए था कि सिर्फ एहतियाती तदाबीर के हवाले से आवाम की आगाही कर देते और काम एज इट इज चलते रहने देते। बुध को गवर्नमेंट ने छुट्टी कर दी है स्कूल में, पता लगा? कब पता लगा आप? कल। फिर खुशियाँ मनाई हैं? कैसे खुशी मनाई? कार्टून देखे। अभी तो छुट्टी आई भी नहीं है तो आपने कार्टून पहले ही देख लिए हैं। अब इस बुध को छुट्टी होगी तो क्या करोगे फिर उस दिन? फिर मजे लेंगे। फिर क्या करोगे? मजे लेंगे। लो जी, इन्होंने छुट्टी का ऐलान सुनकर कार्टून देखा और अब छुट्टी करने के वक्त ये मजे लेंगे। बुध वाले दिन दुकान बंद कर रहे हो? गवर्नमेंट का नोटिस आया। गवर्नमेंट तो नजायज़ नोटिस भेजी जाती आवाम नूं, ना रोटी खान देंदे ना कारोबार चलान देंदे। ਤੁਹਾਡੇ सामने वाले बाजार वेले पे ने, हालात खराब ने, बिजली भी महंगी की, हर शय महंगी की। लोगों को के पैसे ले जा रहे हैं, लोग परेशान हो गए, खुदकुशियाँ करन डे ने, बुरे हाल बन गए ने आवाम दे। सब कोई अच्छा काम करने बजाय वजीर मनावा भी आया है, फिर भी उन्हें कोई काम नहीं किया। सिर्फ अपने पैसे बनाने चक्कर च लगे हुए हैं कि डॉलर बना लिए तो लैके बाहर भजी। मुल्क का कोई नहीं सोचता,
ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਗਾਲ ਕਰਤਾ ਤੇ ਕੰਗਲਾ ਕਰਤਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਆਲ ਵਿੱਚ ਬੁੱਧ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਛੁੱਟੀ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਦਾਨਿਸ਼ਮੰਦਾਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਛੁੱਟੀ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਇਹਨਾਂ ਬੰਬ ਡੇਗ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ। ਕੋਈ भी गरीब बंदा छुट्टी नहीं कर सकता। या छुट्टी करेगा या अपने बच्चे पालेगा, किहड़े पासे जाएगा? नहीं छुट्टी कर सकता। भाई का मानना है कि महंगाई की बमबारी के बायस हमारी आवाम छुट्टी करने की सकत ही नहीं रखती। तड़के तड़के से मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में आपको खुशामदीद कहेंगे। बच्चों की शादियों का सीजन सर पे है और इनफैक्ट सारा साल ही शादियों का सीजन रहता है, लेकिन शादियों में मुकाबला भी बड़ा होता है ना, किसने क्या पहना है, कौन कितना अच्छा लग रहा है। तो इस शादी के मौके पर बड़े बड़े डिज़ाइनर्स के ड्रेसेस भी पहने जाते हैं। ये अफोर्डेबल नहीं होते मोस्टली। हम आज आपको अपने सेगमेंट फैशन और फन के जरिए नम्रा नासिर इनफैक्ट बता रही हैं कि ये बड़े डिज़ाइनर्स को हम अफोर्ड कैसे करें, कैसे इनके कपड़े पहने। दिखाते हैं आपको। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम बताओ। ओहो यार, मैं तो भूल ही गई फहद की शादी। अच्छा मैं तुम्हें करती हूँ। हाँ मैं तुम्हें शादी पे मिलती हूँ। ओके, अल्लाह हाफ़िज़। क्या हुआ, परेशान क्यों? यार मेरी एक दोस्त की शादी थी और मैं भूल गई हूँ। अभी कुछ टाइम पहले मैंने खाला की शादी पे कपड़े बनवाए थे और अब मैं और पैसे नहीं खर्च सकती। ऊपर से सबने वो कपड़े देख लिए हैं, मैं और कपड़े नहीं बनवा सकती। इसमें परेशानी की क्या बात है? आई गॉट योर बैग। पता है क्या करना है? हाँ? तुम कपड़े रेंट पर ले सकती हो। आई हैव दिस एक्सपीरियंस कि कपड़े रेंट पर लेने से एक तो शादी वाले कपड़े पहनने एक बार होते हैं और मसला कोई भी नहीं है। रेंट पे लेने से तुम्हें वो सस्ते भी पड़ेंगे और तुम्हारे पैसे भी बच जाएंगे। गुड आइडिया। ओके, थैंक यू। अपनी दोस्त की एडवाइस सुन के मैं तो यहाँ पे आ चुकी हूँ, लेकिन जैसे कि मेरे पास शादी में ज़्यादा टाइम नहीं रहा तो मैं थोड़ा सा नर्वस हूँ कि मुझे अंदर जाके क्या मिलने वाला है। सो लेट्स होप फॉर द बेस्ट और चलिए चल के देखते हैं। Assalamualaikum. अस्सलाम, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक, how are you? I'm good. So how can I help you? I have 3 events to attend और मुझे उसके लिए रेंट पे कपड़े चाहिए। Okay, perfect. We can do that. हम कर लेते हैं। आ जाए। Okay, sure. कपड़े लाइक रियली एक्सपेंसिव बनाना और एक ही दफ़ा पहनने जाते हैं, उसके बाद पहने भी नहीं जाते हैं। तो मेरी दोस्त ने मुझे आपके बारे में बताया और मैं अंदर एंटर हुई हूँ एंड आई एम लाइक वाओ। सारे कपड़े इतने खूबसूरत हैं। यहाँ पे हर तरह की वैरायटी मुझे नजर आ रही है, हर कलर, हर तरह का डिजाइन, हर तरह का स्टाइल, सब कुछ नजर आ रहा है। तो मुझे बस इसी वजह से कुछ कपड़े चाहिए। हाँ, तो आपके इवेंट्स कौन से हैं? मेहंदी बारात वलीमा। मेहंदी बारात वलीमा। एंड आपको कोई पर्टिकुलर डिजाइनर में इंटरेस्ट है या कोई आपका कोई बजट है? तो उसके अकॉर्डिंगली मैं आपको नॉट रियली, जो भी अच्छा लगे वो मैं पहन लूंगी। ओके। और बजट मेरा अराउंड 20 to 30 के होगा। 20 to 30, ठीक है। भी हमारे पास बहुत ऑप्शंस है उस बजट के अंदर, तो मैं आपको दिखा देती हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, जिनमें कम मतलब काम भी है लेकिन बहुत ब्राइडल नहीं लगेगा, तो वो मैं आपको दिखा देती हूँ। अच्छा, वलीमे पे मेरी सब फ्रेंड्स की थीम थी कि हमने ना कोई साड़ी पहननी है, तो हमें साड़ी भी मिल जाएगी? हाँ, हमारे पास बहुत बड़ी रेंज है साड़ीज की, तो मैं आपको दिखा दूंगी। हमारे पास काफी कुछ हैवी भी हैं, जो लाइटर भी हैं, तो वो आप देख लें उनमें से आपको कौन सी पसंद आएगी। ठीक है। कोई कपड़े स्लीवलेस है, मुझे स्लीवलेस नहीं पहनना। हम स्लीव्स ऐड करवा देंगे। हाँ, हम स्लीव्स भी ऐड करा देते हैं। अगर किसी की लेंथ बढ़ानी हो लेंथ बढ़ा देंगे। फिटिंग्स फिटिंग भी हमारा इन हाउस टेलर है, वो आके मेजरमेंट्स ले लेगा, आपकी पूरी सर्विस प्रोवाइड करते हैं। चलिए, बातें तो बहुत हो गई हैं, अब हम ड्रेसेस देखते हैं। ठीक है, आ जाए। ये ऑप्शन है, ओके, आई थिंक ये बहुत ही खूबसूरत है। हुसैन रिहार, ये आपके बजट में भी आ जाएगा। अच्छा, कपड़े तो बहुत खूबसूरत हैं और उसका कलर भी बहुत प्यारा है, लेकिन इट्स मोर लाइक वलीमा आउटफिट। हाँ, लेकिन मुझे वलीमे पे ना साड़ी पहननी है। सब फ्रेंड्स की लाइक थीम हमने सिलेक्ट कर लिया है, वलीमे साड़ी पहननी है। परफेक्ट। नहीं, हमारे पास साड़ी, मैं आपको साड़ीज दिखा देती हूँ। ये बेसिकली आई थिंक ये हमारी ब्राइडल कलेक्शन में भी आता है, तो ये जरा हैवी हो जाएंगे। आई थिंक यू डोंट वांट द हैवी वंस ना। ठीक है, तो आए मैं आपको दिखाती हूँ। साड़ीज यहाँ है, सो यहाँ से शुरू होंगी साड़ीज, आप देखते रहें। ठीक है, लेकिन ये भी टू हैवी। दिस इज अ ब्राइडल साड़ी, तो मैं आपको ना और ऑप्शंस दिखाती हूँ। ये है नेट पे, ये बहुत प्यारे हैं, ये सब कुछ बहुत खूबसूरत है, लेकिन इसमें जो कलर्स हैं ना, इट्स मोर लाइक रात के कलर्स, रादर हैव समथिंग लाइटर। बिल्कुल। अच्छा, तो मुझे तो फिलहाल ये दोनों बहुत अच्छी लग रही हैं। आई एम रियली कंफ्यूज क्योंकि मेरी दिन की शादी है,
तो दिन के अंदर तो ये दोनों कलर्स ही बहुत अच्छे लगेंगे, लेकिन आई वाज थिंकिंग कि मैं बारात पे थोड़ा सा पिंक रेड सा पहन लूं तो ये फिर उसके साथ मैच कर जाएगा, तो आई फील लाइक मुझे यही ट्राई करना है। ठीक है, ट्राई कर सकते हैं, ये बिल्कुल ट्राई कर सकते हैं। ये देखें, दिस इज सफ्यूज, आई थिंक ये बारात के लिए बड़ा अच्छा लगेगा। अच्छा, इसके साथ ट्राउजर में क्या है? इट्स अ प्लेन ट्राउजर, रॉ सिल्क की ट्राउजर, सिगरेट पैंट। सिगरेट पैंट, ठीक है। तो ये एक ऑप्शन है, दिस येलो, एंड दिस आई थिंक इज मोर सूटेड फॉर मेहंदी। अच्छा, ये कपड़े देख के ना मेरे दिमाग के अंदर एक सवाल आया है कि अगर फॉर एग्जांपल आपसे इन कपड़ों के ऊपर कोई स्टेन लग जाता है या फट जाते हैं या छिद जाते हैं, बिकॉज शादी के ऊपर तो बहुत ज्यादा लाइटिंग में आपके कपड़े जल जाते हैं, बिल्कुल, तो इस तरह की कंडीशन में आप क्या करते हो? सो बेसिकली हमारा जो रूल है कि ये है कि अगर माइनर डैमेज हो तो वो हम उसका कोई चार्ज नहीं लेते, उसकी वो वी टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी। माइनर डैमेजेस में क्या आता है? मतलब अगर छोटा सुराख कोई हो गया, कोई लाइक पट्टी फट गई या कुछ इस तरह, या अगर कोई हल्का सा स्टेन जो रिमूवेबल हो, और वो उसमें हम बिल्कुल जो रेंटर है उसको नहीं हम कोई चार्ज देते। हमारी जो बुकिंग फॉर्म है वो कॉन्ट्रैक्ट है, तो उसमें अगर कोई ज्यादा डैमेज है उसमें वो लिखा हुआ है कि अगर बहुत ज्यादा डैमेज है तो आपने एक सर्टेन अमाउंट पे करना होगा। सो दिस इज मोर लाइक हमारी मेहंदी का रैक, सो दिस आई थिंक वुड बी अ वेरी नाइस ऑप्शन फॉर अ मेहंदी, वेरी प्रीटी ऑप्शन, बिकॉज मेहंदी के लिए मुझे कुछ रंग ही चाहिए थे, वही जो हमारे ट्रेडिशनल रंग होते हैं, येलो, ऑरेंज, एंड समथिंग वेरी डिफरेंट, मोर ट्रेंडी। आई फील लाइक कि अब वो ब्लू वाला स्किप करके मैं ये और वो दूसरा ट्राई करने वाली हूँ, पिंक। तो मुझे ये भी मैं रखवा देती हूँ। असल में सारे आउटफिट्स इतने खूबसूरत हैं कि मैं डिसाइड ही नहीं कर पा रही हूँ बेसिकली कि मुझे कौन सा चाहिए और कौन सा छोड़ना है। मुझे बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रहा है, ये हैवी तो है लेकिन साथ साथ वो इतना एलिगेंट लग रहा है कि उस तरह से हैवी मुझे लग नहीं रहा है। एंड आई थिंक फिटिंग भी इसकी बिल्कुल परफेक्ट है, तो इसमें आपको ज्यादा कोई ऑल्टरेशन की जरूरत नहीं होती। प्यारे प्यारे कपड़े हैं सारे, और सारे कपड़े बहुत एक्सपेंसिव यहाँ मुझे दिख रहे हैं, तो आप ये सारे खुद बाय करती हैं फिर आप प्रिंट पे देती हैं? नहीं, एक्चुअली हमारे इनमें से कोई कपड़े हमारे अपने कपड़े नहीं है। हम फैसिलिटेट करते हैं लोगों के जिनके ये कपड़े हैं वो हमें देते हैं, हम उनके बिहाफ पे रेंट आउट करते हैं, तो उनके साथ हमारा एक प्रॉफिट शेयरिंग मॉडल है। तो इट्स अ गुड वे ऑफ मेकिंग मनी ऑफ क्लोथ जो आप अब अगर आपने पहनने नहीं होते, ये काफी हद तक वो क्लोथ हैं जो आप एक दो दफा के बाद फिर पहनते नहीं हो। एक दफा के बाद भी नहीं, शादी के बाद कौन पहनता है? एग्जैक्टली, तो वो कब अलमारियों में लटके होते हैं, काइंड ऑफ जाया हो रहे होते हैं, तो इस तरह उनको एक जरा रिटर्न ऑन देयर इन्वेस्टमेंट भी मिल जाती है। कपड़े जितने भी हैं सिर्फ डिजाइनर आउटफिट ही आपके पास आ सकते हैं, या फिर कोई खुद भी अपनी शादी का कपड़ा आपको खुद लाइक लिबर्टी से फॉर एग्जांपल किसी ने बनवाया और उसके बाद उसको रेंट आउट करना? सो हम एट द मोमेंट तो हम लिमिट कर रहे हैं डिजाइनर कपड़ों, बिकॉज वी फील लाइक कि वो लिबर्टी वाले वो फिर भी एक्सेसिबल ऑलरेडी हैं लोग जाके वो खुद बनवा सकते हैं, उनका वो एक इशू इतना नहीं है जितना द फैक्ट इज जो डिजाइनर वाले कपड़े लोगों को चाहिए होते हैं, बट मोस्ट ऑफ द टाइम उनके लिए बिल्कुल आउट ऑफ रीच होता है। सो वी वांट टू मेक डिजाइनर क्लोथिंग अफोर्डेबल लोगों के लिए। महंगे डिजाइनर कपड़े आपको 10% प्राइस के ऊपर मिल सकते हैं। बिल्कुल, एग्जैक्टली। चलें, तो अब मैं वलीमे के आउटफिट की तरफ जा रही हूँ, बारात का मेरा हो गया सिलेक्ट, अब वलीमे का पहन के आपको दिखाती हूँ। अच्छा, साड़ी तो बहुत प्यारी है और मुझ पे सूट भी कर रही है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इसका ब्लाउज बहुत खुला है मुझे, तो इसकी कोई फिटिंग्स हो सकती हैं? बिल्कुल, हमारा इन हाउस टेलर है, वो आ जाएगा, वो आपकी मेजरमेंट्स ले लेगा, हम इस ब्लाउज को आपके नाप पे कर सकते हैं, या इफ यू वांट हम आपके लिए एक नया ब्लाउज भी बना सकते हैं जो आपके नाप पे हो। ठीक है, सो दैट्स अप टू यू, बट इट्स नॉट अ प्रॉब्लम। अदरवाइज द साड़ी इटसेल्फ इज लुकिंग बहुत अच्छी लग रही है। मैंने तो अपने मेहंदी, बारात और वलीमे तीनों दिन के ड्रेसेस ले लिए और मैं बहुत सेटिस्फाइड हूँ इन ड्रेसेस से। मुझे जितनी टेंशन थी अल्लाह का शुक्र है वो सारी टेंशन खत्म हो गई है। आई होप आपको आज का सेगमेंट अच्छा लगा होगा, और अब आपको भी पता है कि अगर आपको कपड़े चाहिए इस महंगाई के दौर में, आपको डिजाइनर का सूट पहनना है तो आपको कैसे और कहाँ से मिलेगा। आपसे मुलाकात करेंगे इंशाल्लाह अगले सेगमेंट में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। वंस अगेन बात क्रिकेट की कर लेते हैं, बिकॉज आज हमने कहा कि भाई हम दो स्टार प्लेयर से भी आपका इंटरेक्शन करवाएंगे। बड़ा मैच है तो इंटरेक्शंस भी बड़े होने चाहिए ना। पहले हमने आमिर सुहेल साहब से बात की थी, अब हमारे साथ दो क्रिकेटिंग एक्सपर्ट्स मौजूद हैं। एक तो खुद हिमसेल्फ एज अ प्लेयर, एज अ चैंपियन खेले हैं पाकिस्तान टीम के लिए, मोहम्मद समी द ग्रेट फास्ट बॉलर, पाकिस्तान के टेस्ट क्रिकेटर भी रहे हैं, हमारे साथ मौजूद होंगे। और हमारे साथ रिशाद महमूद साहब, वंस अगेन सीनियर क्रिकेटिंग एनालिस्ट, वो भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। रिशाद साहब,
एंड समी भाई दोनों को बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। इरशाद साहब, आपकी इजाज़त से ज़रा मैं अगर समी भाई से स्टार्ट कर लूँ, और थोड़ा सा उनका चूँकि प्लेइंग एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा है तो मैं चाहता हूँ कि वो इस पर रोशनी डाल लें। समी साहब, सबसे पहले तो ये जो पाक भारत मैच है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस 2 रीजंस की वजह से। एक तो इस वर्ल्ड कप के लिए इंपॉर्टेंट है, और दूसरा हमारा 7 बार शिकस्त खाने के बाद बड़ा ज़रूरी है कि हम कम बैक करें और जीतें। क्या हम कम बैक कर पाएंगे? जो एशिया कप में हमने इतनी बुरी शिकस्त खाई थी भारत से, आपको क्या लगता है? जी हाँ, बिल्कुल, मैं समझता हूँ कि हमारी टीम के अंदर बिल्कुल कम बैक करने की सलाहियत है, और बाकी एशिया कप की परफॉर्मेंस को भुलाना पड़ेगा। ये वर्ल्ड कप है और नए जज्बे के साथ खेलें, और पिछले 2 मैच जीतते हुए आएँ तो प्रेशर इंडियन टीम पे होगा। हम अपनी बस गलतियों और खामियों पर अगर फोकस करें तो हम ज़रूर कामयाब हो सकते हैं। बिल्कुल, बड़ा मैच है। अच्छा, टॉस कितना इम्पोर्टेंट होगा? क्या ज़्यादा हाई स्कोरिंग मैच हम एक्सपेक्ट करें इस हवाले से? जी हाँ, जिस तरह से अहमदाबाद का विकेट है और जिस तरह से वहाँ रन बनते हैं, तो उम्मीद यही है कि हाई स्कोरिंग गेम होगा। और मेरे ख्याल में टॉस भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो सकता है, क्योंकि विकेट की अभी तक कंडीशन नहीं देखी है। अगर थोड़ा सा स्पिनर को सपोर्ट करे तो मेरे ख्याल टॉस काफ़ी वाइटल हो जाएगा। ठीक है समी भी, आप साथ ही रहिए, चूंकि हमारे साथ रिशाद महमूद साहब भी मौजूद हैं, और मैं ज़रूर वैसे आपसे इसके बाद जानना चाहूँगा, बिकॉज यू बी द फास्ट बॉलर, तो ज़रा पेसर्स की बड़ी इंपॉर्टेंस है। हमारे पेसर्स थोड़ा जवाल का भी शिकार है, इस पर भी मैं बात करूँगा। लेकिन रिशाद साहब, आप समी भाई की बात भी सुन रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जी टॉस इंपॉर्टेंट है, और उसके साथ साथ प्रेशर हैंडलिंग। आमिर सुहेल साहब से भी बात हो रही थी, वो कह रहे थे आपका फर्स्ट ऑफ ऑल 7 मुसलसल शिकस्तों के बाद कैसे आप देख रहे हैं रिशाद साहब इस टूर्नामेंट और इस मैच की इंपॉर्टेंस को? क्या प्रेशर पाकिस्तान पे ज्यादा है, या आपके ख्याल में नहीं, प्रेशर इंडिया पे ज्यादा है, जहां पे उनका तकरीबन 1.25 लाख का क्राउड वहां पे, एंड देन बिलियंस ऑफ पीपल आर वाचिंग लाइव? देखिए, ये एक बात तो हमें एक्सेप्ट करनी पड़ेगी कि इंडिया इस मैच में फेवरेट्स हैं। इंडिया, उनका होम ग्राउंड है, उनका होम क्राउड है। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम को अभी हराया है, तो एक वेल ऑयल्ड टीम की तरह वो खेल रहे हैं, उनके प्लेयर्स भी अच्छा खेल रहे हैं। तो मैं समझता हूँ फेवरेट्स तो इंडिया है डेफिनेटली इसमें। लेकिन ये कि आप देखिए, तारीख पाकिस्तान की ये दिखाती है कि जब पाकिस्तान की टीम फेवरेट्स नहीं होती, जब वो अंडरडॉग्स होते हैं, तो उनकी बेहतरीन परफॉर्मेंस निकल के आती है। यस, ये आप देखिए कि अभी एशिया कप में, अगर आपको याद होगा, एशिया कप में आप देख सकते हैं नेट पे कि इंडिया के मैच से पहले बाबर आजम का स्टेटमेंट आया था कि वी हैव एन एज ओवर इंडिया, और उसी वक्त मैंने कहा था कि अब ये गए, और लिटरली आई मीन उसमें इस बुरी तरह हारे। तो अब उसके बाद जो क्रिटिसिज्म हुआ टीम सिलेक्शन पे, पाकिस्तान वार्म अप हारा, पाकिस्तान एज एन अंडरडॉग इस टूर्नामेंट में गया, और अपना जो परफॉर्मेंस पाकिस्तान दे रहा है वो अब दुनिया को सरप्राइज कर रहा है कि नहीं, इस टीम में गट्स है, इस टीम में टैलेंट है। तो आई थिंक इस वक्त इंडिया तो डेफिनेटली ओवरवेलमिंगली फेवरेट है, लेकिन पाकिस्तान को ये एडवांटेज है कि वो दे कैन सरप्राइज इंडिया, ओके, घर में घुस के मारने वाली बात है, लेकिन मैं कोई बड़ी बात नहीं करना चाह रहा, मुझे बड़ा ही डर लगता है। हाँ, डर लगता है। अच्छा जी, चूंकि मोहम्मद समी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, शाद साहब ने तो कमेंट किया कि अंडरडॉग है टीम और अच्छा परफॉर्म करेगी, होपफुल है हम इस हवाले से। लेकिन जिस तरह से इमरान ने, मोहम्मद समी साहब, अभी हमारे बॉलर अटैक या पेस बॉलर्स की बात की, बहुत ज्यादा रन कंसीव कर रहे हैं हमारे बॉलर्स। आप तो खुद भी, आपका बड़ा वास्ट एक्सपीरियंस है बॉलिंग को लेकर, आप फास्ट बॉलर रहे हैं। क्या वजह है कि इतने ज्यादा हमारे पेस बॉलर्स को मुश्किलात स्ट्रगल कर रहे हैं, और इसमें बेहतरी कैसे आ सकती है? मेरे ख्याल में अगर आप ओवरऑल देखें तो हाई स्कोरिंग गेम है, विकेट काफ़ी फ्लैट हैं, तो फास्ट बॉलर को रन तो थोड़े पड़ेंगे, क्योंकि जिस तरह की ये मॉडर्न डे क्रिकेट हो गई है तो बॉलर को रन तो पड़ेंगे। लेकिन कोशिश ये करनी चाहिए कि आप हमेशा विकेट को लें, क्योंकि विकेट ही ऐसा तरीका है जिससे आप विकेट लेते रहेंगे मुसलसल, तो आप अगली टीम को कंटेन कर सकते हैं। तो मेरा ख्याल में अगर नया बॉल जिस तरह से हम लोग कर रहे थे, शाहीन शाह अफरीदी 2 मैच से उस तरह नहीं कर पाए, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है जैसे जैसे टूर्नामेंट आगे चलेगा तो शाहीन शाह अफरीदी ज़रूर अपना किरदार अदा करेंगे, हारिस रऊफ भी, क्योंकि दोनों हमारे प्रीमियम फास्ट बॉलर हैं जो इन्होंने पाकिस्तान को बहुत सारी फतवात दिलाई हैं। हम तो समी भाई ये दुआ कर रहे हैं कि इसी मैच में दोनों की फॉर्म वापस आए। कुछ हद तक हारिस को तो हमने देखा है रिदम में वापस आते हुए, एंड वी सो वांट, इनफैक्ट हसन इज बीन वेरी अमेजिंग परफॉर्मर इन 2019, उसको भी इंडिया को बहुत डर रहता है। खैर समी भाई, मैं एक बात कप्तान के हवाले से आपसे पूछूंगा, और फिर यही सवाल मैं रिशाद साहब के सामने भी रखूंगा, बिकॉज ही माइट हैव बीन ऑब्जर्विंग मेनी कैप्टन्स ड्यूरिंग हिज करियर। तो समी, पहले आप ये बता दीजिए
कि बाबर आजम बतौर कप्तान उनसे कल क्या तवक्कुआत हैं, किस किस्म के डिसीजंस एक्सपेक्टेड हैं? थोड़ा चौकी हो जाते हैं, समटाइम्स प्रेशर लेकर जो बॉलिंग चेंजेस हैं क्रिकेट स्पेक्टेटर्स को लगता है वो इतनी इंप्रेसिव नहीं कर पाते। आपकी क्या तवक्कुआत है बाबर आजम से कल के मैच में? बिल्कुल यही है, आप बाबर आजम सबको पता है कि नंबर 1 बैट्समैन है और पाकिस्तान टीम बहुत ज़्यादा डिपेंड है उन पे, और जब भी वो रन करते हैं तो बाकी आने वाली बैटिंग के लिए बहुत ईजी हो जाता है। तो मेरी इनसे यही है कि कप्तानी अपनी जगह, लेकिन जहाँ बैटिंग में अगर वो स्कोर करते हैं तो पाकिस्तान टीम के लिए काफ़ी आसानी हो जाएगी बैटिंग में। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अरशद भाई, आप मुत्तफिक हैं? समी भाई कह रहे हैं कि वो खुलकर खेलें, एक अच्छे फैसले लें और कॉन्फिडेंस के साथ लें। बीइंग कैप्टन बाबर आजम से आपकी क्या तवक्कुआत है? जी बिल्कुल इमरान, मैं समझता हूँ कि बाबर आजम ने भी पिछले दोनों गेम से सीखा होगा और चीज़ें ऑब्जर्व की होंगी। और अब मेरे ख्याल में देखिए, ऑस्ट्रेलिया जैसी चैंपियन टीम का जो हाल हुआ है पिछले 2 मैचेस में, वो इंतहाई अनएक्सपेक्टेड था। तो आई थिंक कि ये वर्ल्ड कप काफ़ी टीम्स के लिए मुश्किल है, उनको अपना गेम रेस करना पड़ रहा है, उनको अपनी स्ट्रेटजीज चेंज करनी पड़ रही है। तो उस हिसाब से मैं समझता हूँ कि बाबर शुड टेक हार्ट फ्रॉम दैट के आई मीन देयर इज ऑलवेज अ टाइम टू रेस देयर गेम एंड टू सरप्राइज अदर टीम्स। तो मेरे ख्याल में बाबर जो है उनको एक कॉन्फिडेंस से जाना चाहिए और बिल्कुल एक विनिंग कॉम्बिनेशन के साथ जाना चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि बाबर का बेहतर परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा एज अ बैट्समैन ऑल्सो एंड एज अ कैप्टन ऑल्सो। सही। अच्छा, मोहम्मद समी भी चूंकि हमारे साथ मौजूद हैं और रिशाद साहब ने भी बड़ी इंपॉर्टेंट बात की कि डिसीजन टाइमली लेना बड़ा इंपॉर्टेंट है। लेकिन समी साहब, कल अगर हम फॉर एग्जाम्पल ये इमेजिन करते हैं कि आप एक नई बॉल करवा रहे होते हैं और इंडियन टॉप ऑर्डर की बात करें, चाहे वो रोहित शर्मा है, के राहुल है या विराट कोहली है, हमने देखा है कि राहुल और विराट की जो पार्टनरशिप थी वो बड़ी ज़बरदस्त रही। तो क्या स्ट्रैटेजी आप एज अ बॉलर अपनाते अगर आप होते कल के मैच में? हिकमत अमली यही थी कि उनको आउट करें, कोशिश करें कि आते आउट और नया बॉल पे जिस तरह स्विंग सीम हो रहा है तो थोड़ा सा चांसेस ज़्यादा हैं। और आपको सामने के पीछे अगर मैचों में जाएं तो पाकिस्तान टीम ने आते ही रोहित शर्मा पर अटैक किया, अगर बॉल अंदर लेके आए तो काफ़ी चांसेस हैं उनके लेग बिफोर आउट होने के। मसला ये कि इतनी आसानी से आउट होते नहीं है ना, वो बात तो आपकी बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन इतनी आसानी से होते नहीं है। और रोहित ने जो पिछली इनिंग खेली है, आई बिलीव 130 उन्होंने स्कोर किए, 133 बड़े इंप्रेसिव उनके रन्स थे। रिशाद भाई, बड़ी इंप्रेसिव इनिंग रोहित शर्मा की थी, लेकिन एट द सेम टाइम ही इज द सेम रोहित शर्मा जो इससे पहले मुसलसल एक ही गलती, उनको अंदर आती बॉल, अच्छी बॉल जब उनको नई बॉल पड़ती है तो वो विकेट दे देते हैं। अक्सर ये हमने उनके करियर के अंदर देखा है। सो गोज समहाउ विद विराट अक्सर जो बाहर जाती गेंद है उसको जरा छेड़ते हैं और छेड़ाछाड़ी में 2 गेंदों पे मुसलसल उन्होंने अपनी विकेट दे दी थी मोहम्मद आमिर को। तो इसका मतलब ये है कि अच्छी बॉल मैजिक कर सकती है इन दोनों टॉप ऑर्डर बैटर्स के साथ, एंड सो इज केएल राहुल, दो के वो बड़े अच्छे रिदम के अंदर नजर आते हैं। आप इस पर्सपेक्टिव से कैसे देख रहे हैं, कैसे हम इस ये जो इतना जबरदस्त कॉम्बो इसको ब्रेक कर सकते हैं? जी इसमें इमरान मैं समझता हूं कि देखिए एक ऐसी टीम को इंडिया की जिसकी बैटिंग भी बहुत अच्छी है, वो फॉर्म में है, उनकी बॉलिंग भी आजकल बहुत अच्छी हो रही, कुछ आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग करनी पड़ेगी पाकिस्तान को। मैं समझता हूं कि वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं या वो स्पिनर्स को अच्छा खेलते हैं, लेकिन अगर फर्ज कीजिए कि जिस तरह से 92 के वर्ल्ड कप में अचानक न्यूजीलैंड की टीम ने फैसला किया कि स्पिनर दीपक पटेल से वो बॉलिंग ओपन कराएंगे एक एंड से, और जिस तरह के हमारी T20 में अक्सर इमाद वसीम पहला ओवर करते थे एक एंड से, तो कोई एक आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग जरूर करनी पड़ेगी। लेट्स होप कि शाहीन शाह अफरीदी इज फुली फिट एंड बॉलिंग वेल, तो वो रोहित शर्मा एक साइकोलॉजिकल फैक्टर भी है, 2-3 दफा उनको आउट कर चुके हैं। लेकिन पाकिस्तान को एक कोई डिफरेंट चीज जरूर ट्राई करनी पड़ेगी। जैसे मैंने आपसे कल भी एक प्रोग्राम में ये कहा था कि हारिस रऊफ पुरानी बॉल को अच्छा करते हैं, तो फास्ट बॉलर्स पे इंडियंस जरा सा वीक जरूर है, लेकिन ये कि नई बॉल को वो काफी हद तक लेकिन मार सकते हैं। हमारा प्रॉब्लम ये भी होता है ना कि जब भी हमारे कैप्टन कोई आउट ऑफ द बॉक्स चीज करने की कोशिश करते हैं, हम मिलकर बहुत क्रिटिसाइज, अगर तो चल जाए तो चल जाए, जीत जाए तो नहीं कहते, लेकिन हार जाए तो हम कहते हैं भाई ये करने की क्या जरूरत थी। तो ये भी तो बड़ा मसला है ना, फिर जो कप्तान को कुछ और आउट ऑफ द बॉक्स सोचने नहीं देता, करने नहीं देता, ऐसा भी तो है। जी हाँ, अब हमारे जो तीनों कोचेस हैं, कल एक तस्वीर भी रिलीज हुई थी कि
तीनों कोचेस टीम के साथ बैठे हुए हैं, मिकी आर्टर हैं, मॉल मॉर्कल है, ग्रांट ब्रैडबर्न है। तो आई श्योरली होप कि उन्होंने डेफिनेटली टीम को कॉन्फिडेंस दिया होगा, कुछ स्ट्रेटजी ऐसी बनाई होगी कि अगर प्लान ए फेल हो जाए तो प्लान बी पे आप करें। बिकॉज इंडिया की टीम जो होस्ट है उनके खिलाफ बहुत जरूरी है कि पाकिस्तान मेंटली और साइकोलॉजिकली भी बड़ा मैं तो ये सोच रहा हूँ कहीं अरिजीत की गाने सुन के इतने सेंटिमेंटल ना हो जाएं। कल भी हमने रेफरेंस दिया था मैं ढूंढने को जमाने में जब वफा निकला, तो कुछ ऐसा ना हो जाए। आप इस ओपनिंग सेरेमनी पे क्या कमेंट करेंगे? आमिर, इंडिया अपनी ओपनिंग सेरेमनी उसने पाकिस्तान इंडिया मैच के लिए रखी, एक जानिब ये हमें अजीब भी लगा और दूसरी जानिब हमें अच्छा भी लग रहा है कि एटलीस्ट दे नो कि पाकिस्तानी टीम की क्या इंपॉर्टेंस है उनके मुल्क में अगर वो जाके खेल रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल। ये मेरे लिए भी यकीनन सरप्राइज फैक्टर था कि उन्होंने इसको इस तरह से टाइम किया। लेकिन आई थिंक बिल्कुल जैसे दुनिया की सारी टीमें खेल रही हैं, लेकिन फिर भी इस मैच की जो इम्पोर्टेंस देखी जा रही है वो उनको पता है कि क्या इम्पोर्टेंस है दुनिया में। आई मीन लिटरली ऑलमोस्ट 1 बिलियन टच कर जाती है व्यूअरशिप। तो इसकी बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी इंपॉर्टेंस है। और उसके अलावा ये कि पहले मैच में अलबत्ता जो एक ओपनिंग हुई थी वो बहुत ही आई वुड से अनइम्प्रेसिव सी थी, ऑल्दो सचिन तेंदुलकर ने इसको ओपन किया था, लेकिन हार्डली एनीबडी वाज वाचिंग और हार्डली देयर वाज एनी फैनफेयर और फायरवर्क्स। तो देखेंगे कैसी होती है सेरेमनी। बिल्कुल। और वीजास को लेके इरशाद साहब, वीजास पे बड़ी मुश्किलात आई हैं, चाहे वो सहाफ़ी हों, वहाँ पे आम लोग हों, और इतना बड़ा स्टेडियम है अहमदाबाद, पाकिस्तानी टीम के लिए थोड़ी बहुत तो सपोर्ट होनी चाहिए थी। दो हैदराबाद में उनको आखिरी मैच में बड़ी सपोर्ट मिली है, लेकिन वीजास का इशू अभी तक बरकरार है। जी हाँ, नहीं डेफिनेटली मैं इस चीज को बिल्कुल ओपनली और स्ट्रांगली क्रिटिसाइज करूंगा कि जैसे मैंने पहले भी कहा था कि एज अ होस्ट तो आपको बहुत बड़ा दिल रखना पड़ता है। और बिल्कुल आप यानी इसमें लेवल प्लेइंग फील्ड वाली बात भी है कि आप आने दें पाकिस्तान के तमाशाइयों को, उनके जर्नलिस्ट को, एक ऑब्जेक्टिवली वो कवर करें, चीजों को देखें फर्स्ट हैंड। और अप्रिशिएटिव क्राउड है पाकिस्तान का, वो इंडिया को उन्होंने यहाँ पे कराची में जब वनडे वो जीते थे इंडिया गंगुली के जमाने में, तो स्टैंडिंग ओवेशन दिया था पाकिस्तान ने क्राउड ने। तो बहुत बड़े दिल के लोग हैं पाकिस्तानी इस मामले में, स्पोर्टिंगली सपोर्ट करते हैं। तो मेरे ख्याल में इसमें मैं समझता हूँ कि एक बहुत ही तंग दिली का मुजाहरा किया इंडिया ने और इस पे दिल खोलना चाहिए था। इन द एंड आप से थोड़ा सा एक टफ क्वेश्चन मैं और करता चलूं, और वो ये है कि अगर आपके ख्याल में मैं एक आइडिया आपका पूछूं, कौन से दो प्लेयर्स हैं, वन फ्रॉम पाकिस्तान साइड एंड वन फ्रॉम इंडिया साइड, जो कि मैन ऑफ द डे, मैन ऑफ द मैच हो सकते हैं कल के लिए? वैसे तो किसी के लिए कुछ भी हो सकता है, क्रिकेट ऐसी पॉसिबिलिटीज की गेम है, लेकिन आपके ख्याल में दो कलीदी प्लेयर्स जो कि कल बेहतरीन हो सकते हैं कल के मैच के लिए, आपके ख्याल में कौन आते हैं? जी आप मुझसे पूछ लीजिए। जी जी मैं आपसे पूछ रहा हूँ इरशाद साहब, कौन से दो ऐसे प्लेयर्स हैं पाकिस्तान और इंडिया की तरफ से जो आपको लगता है कि दोनों मैन ऑफ द मैच हो सकते हैं कल? दो प्लेयर्स के नाम ही मुझे चाहिए, वन फ्रॉम पाकिस्तान एंड वन फ्रॉम इंडिया। जी देखिए, फॉर मी इट इज अमंग द बैट्समैन इट इज रिजवान। और रिजवान को मैं कहूँगा वो डेफिनेट उनका चांस है। और मुझे लगता है कि हारिस रऊफ कुड बी द अदर वन, बिकॉज हारिस रऊफ अब अपने ग्रूव में आ रहे हैं। वो पहले वार्म अप में भी वो वाले हारिस रऊफ नजर नहीं आए, लेकिन डेफिनेटली वो खासतौर पे डेथ ओवर्स में बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं दोबारा। तो आई थिंक ही कैन बी अ कंटेंडर फॉर मैन। दोनों बॉलर्स का नाम आपने जबरदस्त इसके साथ साथ मोहम्मद। जी 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 गॉट इट। थैंक यू वेरी मच इरशाद साहब, बहुत शुक्रिया आपका भी। और मोहम्मद समी साहब से जाते जाते हम कोई मशवरा ले लेते हैं टीम के लिए, टीम को कोई मशवरा देना चाहें, विनिंग प्रोबेबिलिटी आप क्या देखते हैं? कॉन्फिडेंस से खेले हैं, हम सब की दुआएं साथ हैं और ये पूरी सलाहियत है इस टीम में कि ये वर्ल्ड कप भी है। विनिंग प्रोबेबिलिटी समी भाई नहीं, अच्छा चलें, इट्स ओके। थैंक यू वेरी मच बोथ ऑफ यू। हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट इरशाद महमूद साहब मौजूद थे और सीनियर टेस्ट क्रिकेटर मोहम्मद समी मौजूद थे। दोनों ने अपने एक्सपीरियंस की बुनियाद पर पाकिस्तान को अच्छे अच्छे मशवरे भी दिए और क्रिकेटिंग कॉमेंट्री भी हमने थोड़ी बहुत कर ली। और दोनों हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं वो होप कर रहे हैं कि पाकिस्तान अपनी नेशनल गेम अगर खेले तो वी हैव ऑल द पॉसिबिलिटी कि हम कल के मैच को जीते और अच्छे से जीते इंशाल्लाह। वी कैन डू इट। T20 में हम ही तो हराया था 10 विकेट से इंडिया को। चलिए जी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। अब आपको दिखाते हैं हमारा सेगमेंट हमाकत की नफ्सियात, जिसमें अहम मौज़ूआत पे हम बात करते हैं। आज वक़ार अहमद मलिक बता रहे हैं एक फ़र्द की नाकामी के हवाले से कि इसमें मुआशरा किस हद तक कसूरवार होता है। बड़ा इंपॉर्टेंट मौजूद है, देखते हैं।
अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं वकार अहमद और आप देख रहे हैं द साइकोलॉजी ऑफ स्टुपिडिटी, यानी हमाकत की नफ्सियात। आज बात करेंगे फ़र्द की नाकामी पर एक ख़ास पर्सपेक्टिव से कि माशरती रवैये जो हैं वो इंसान को कैसे नाकाम करते हैं। माशरा अगर पसमानदा हो तो इस बात के इम्कानात कहीं ज़्यादा बढ़ जाते हैं कि फ़र्द नाकाम होगा, और फ़र्द इसलिए नाकाम होता है क्योंकि वो माशरती रवैये उसके आड़े आते हैं, और स्पेशली माशरा जो किस तरह जज करता है ये बहुत अहम हो जाता है। आपको मालूम है कि मुस्तकिल मिजाजी जो कमिटमेंट है इसकी बहुत ज़्यादा पजीराई की जाती है, या इसके हवाले से बहुत सताइश की जाती है। एक अच्छी नज़र से देखा जाता है कि मुस्तकिल मिजाजी जो है वो बुनियादी तौर पर कामयाबी की कुंजी ये तस्वुर किया जाता है। और जो मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं वो तो उनके लिए तो ये बहुत बुनियादी सबक है जो वो लोगों को देते हैं कि मुस्तकिल मिजाजी बुनियादी चीज़ है। वो कि वो कन्फर्मेशन बायस का शिकार होते हैं। 500 के डाटा के अंदर 2 ऐसी मिसालें बता देना कि जो मुस्तकिल मिजाजी की वजह से कामयाब हुई, लेकिन 498 का इसलिए जिक्र ना करना क्योंकि वो डाटा का हिस्सा ही नहीं है, तो ये आपको कभी भी अकली फैसला करने पे तो उस तरफ रहनुमाई नहीं करेगा। आज हम बात करेंगे एस्केलेशन ऑफ कमिटमेंट पर, और ये क्या है। यानी साइकोलॉजी के हवाले से बहुत ही खूबसूरत स्टडी है, और ये हमें ये बताती है कि कई दफ़ा यानी जो माशरा है वो सबसे पहले तो नाकामी को बर्दाश्त नहीं करता या नाकामी को तज़ीक आमेज़ अंदाज से देखता है। जब वो तज़ीक आमेज़ अंदाज से देखता है तो यहाँ पे कई बायसेस या कई तासुबात पैदा होते हैं जो आपको नाकामी के गड़े की तरफ लिए चले जाते हैं। आपने एक बिज़नेस स्टार्ट कर दिया है, वो बिज़नेस स्टार्ट करने के बाद आपको मुकम्मल तौर पे एहसास हो गया है कि मेरा ये फ़ैसला गलत था। अब ये जो एक ख़ास जगह पे जो एहसास है, ये एहसास इसलिए पैदा हो रहा है कि आपके पास बहुत सारा ऐसा डाटा आ रहा है, बहुत सारे ऐसे एविडेंसेस आ रहे हैं, बहुत सारे आर्गूमेंट्स आ रहे हैं, और ये तमाम चीज़ें आपको बहुत वाज़े शक्ल नज़र आ रही है कि आपका वो फ़ैसला कहीं गलत कैलकुलेट हुआ, आपका ये बिज़नेस का जो फ़ैसला था ये गलत था। लेकिन ये वो पॉइंट है जहाँ पे अगर आप वापस आ जाते हैं और दोबारा से रीस्टार्ट करते हैं या किसी और तरफ चले जाते हैं तो कामयाबी के इम्कानात कहीं ज़्यादा होंगे। लेकिन यहाँ से आगे जाने का मतलब ये है कि क्योंकि माशरा नाकामी को किसी तौर अच्छा तस्वुर नहीं करता, नंबर 1। संक कॉस्ट फैलेसी होती है। संक कॉस्ट फैलेसी से मुराद ये है कि आपको मालूम है कि आपने अगर 1 साल एक बिज़नेस को दिया है तो उसको क्या दिया है, उसको आपने वक्त दिया है, उसको आपने मैनेजमेंट दी है, उसको आपने रिसोर्सेज यानी वसाइल दिए हैं। सो ये जो वक्त, वसाइल और ये जो रिसोर्सेज और ये तमाम चीज़ें जो हैं, ये जो 1 साल आपकी डूबती चली गई, इनकी रिकवरी के हवाले से आपके जहन में होता है कि इनको किसी भी तरह रिकवर करना है, और ये मुस्तकिल मिजाजी या कमिटमेंट के बगैर मुमकिन नहीं है। सो मैं मुस्तकिल मिजाजी के साथ लगा रहूँगा। लेकिन ये संक कॉस्ट फैलेसी है। जब आपके सामने बहुत अकली दलाइल आपके सामने आ जाएं और आपको मालूम हो जाए कि ये बिज़नेस या ये वाला फ़ैसला, कोई भी फ़ैसला है वो गलत था, तो उससे एक स्टेप वापस जाने में, यानी उससे अपने फ़ैसले से रुजू करने में कतन कोई मज़ायका नहीं है। क्योंकि आप अपने बिज़नेस को जारी रखने के लिए और किसी तरह वो जितने भी वसाइल आपके ज़ाया हो गए हैं उनको वापस लाने के लिए, और लोगों के हवाले से इस चीज़ से बचने के लिए कि लोग आपको नाकाम ना कहें, आप एक काम ये करते हैं कि आप इस हवाले से कन्फर्मेशन बायस का शिकार हो जाते हैं। वो किस तरह कि आप बिज़नेस के हवाले से हर वो का भी शिकार होते हैं और अपने इस गलत फ़ैसले को मुस्तकिल मिजाजी के साथ आगे लेके चलते चले जाते हैं, और मज़ीद नुकसानात का सबब जो है वो बनता है ये जो आपका फ़ैसला है। अब जब हम नफ्सियाती मुतालों या साइकोलॉजिकल स्टडीज़ की बात करते हैं तो वो साइकोलॉजिकल स्टडीज़ हमें ये बताती हैं कि इसके साथ बहुत सारे और मसाइल भी हैं। मिसाल के तौर पे इमोशनल अटैचमेंट का एक बड़ा प्रॉब्लम है कि जब आप एक बिज़नेस स्टार्ट करते हैं तो एक इमोशनल अटैचमेंट भी आपकी उस बिज़नेस के साथ होती है, जो अपने उस फैसले के साथ होती है। आप एक किसी खास डिसिप्लिन में आप स्टडी करने चलते हैं कि कोई ख़ास सब्जेक्ट, उसके साथ आपकी एक इमोशनल अटैचमेंट हो सकती है। और इसके अलावा रिलेशनशिप के हवाले से भी इस स्टडी को कहा जा सकता है कि रिलेशनशिप में भी आपकी खास इमोशनल अटैचमेंट हो सकती है। अब जब वो इस तरह का डाटा, इस तरह के आर्गूमेंट्स, इस तरह के एविडेंसेस, इस तरह की शवाहिद जब आ जाते हैं कि आपका फ़ैसला मुकम्मल तौर पर गलत है, तो वो जो इमोशनल अटैचमेंट है इनिशियल स्टेजेस पे, वो भी आपको रोकती है। वो आपको कहती है कि मुस्तकिल मिजाजी बहुत ज़रूरी है, या कमिटमेंट बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे एक्चुअली बहुत ही ऐसा नाजुक मोड़ है जहाँ पे आपने डाटा को भी देखना है और रैशनल फ़ैसला या अकली फ़ैसला करना है, और अकली फ़ैसले में आपको ये जो इमोशनल अटैचमेंट है इसको नज़रअंदाज करना होगा, इसको दबाना होगा, और इसको साइड पे करते हुए उसके बाद ये फ़ैसला करना है। इमोशनल अटैचमेंट के हवाले से ये इस तरह के माशरे में एक और प्रॉब्लम ये भी होता है कि सेल्फ़ इमेज, जो आपकी नज़र में अपना एक सेल्फ़ इमेज है, या वो सेल्फ़ इमेज जो कि आप समझते हैं कि माशरे की नज़र में आपका जो इमेज है,
वो माशरे की नज़र में जो भी आपका इमेज है वो अगर 100 है तो उसको आप परसीव 400 कर रहे होते हैं, 4-5 गुना ज़्यादा परसीव कर रहे होते हैं। सो ये जो सेल्फ इमेज को बरकरार रखना या उसको बचाना, ये भी आपको इस मुस्तकिल मिजाजी की जानिब ले जाता है, जहाँ पे आप एक गलत फ़ैसला और उसके बाद एक तसलसल से उस गलत फ़ैसले पे कायम भी रहते हैं और उसको रवा रखते हैं। बहुत सारे अफराद की जो नाकामी है उसको, उन अफराद को उस नाकामी से सिर्फ इस तरह बचाया जा सकता है कि अगर एक कल्चर फ़रोग पा जाए, एक सकाफ़त फ़रोग पा जाए, और वो सकाफ़त माशरे में ये हो कि नाकामी जो है वो कोई बुरी चीज़ नहीं है। किसी इंसान का नाकाम होना कोई बुरी चीज़ नहीं है, बल्कि ये एक प्लस पॉइंट है कि उसने कुछ सीखा है और आगे वो गलती ये नहीं दोहराएगा। तो ये एक बड़ी खूबसूरत चीज़ है। सिर्फ ये वाली चीज़ अगर पैदा हो जाए तो माशरे के अंदर बहुत सारे अफराद ऐसे होते हैं जो बखूबी जानते हैं कि उनका फ़ैसला गलत हो गया, तो वो वहाँ से वापस आ सकते हैं, वो मज़ीद नाकामी से बच सकते हैं। सो सबसे जो बुनियादी चीज़ है जो अफराद को नाकामी से बचा सकती है वो ये है कि माशरे के अंदर नाकामी को बुरा ना समझा जाए। देखते रहिए द साइकोलॉजी ऑफ स्टुपिडिटी, हमाकत की नफ्सियात। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो प्रोग्राम के बिल्कुल आखिरी हिस्से में आपको खुश आमदीद कहेंगे। और जाते जाते आपको पता है हम फ्राइडे के शो में आपको कारवा सराय के हवाले से ज़रूर बताते हैं, जिसमें मुस्तनसर हुसैन तार साहब बड़ी इंटरेस्टिंग गुफ्तगू कर रहे थे। पिछली सीरीज़ मंटो सीरीज़ चल रही है और अब देखते हैं कि इस इतवार को 8:05 पे क्या आपको देखने को मिलेगा, उसकी कुछ झलकियाँ आपको दिखाते हैं। ख़वातीन और हज़रात, मंटो साहब के बारे में एक मिसकंसेप्शन है, गलत फहमी है, और वो उनके कत्बे के बारे में जिसमें उन्होंने कोई दावा कर रखा है। ये कतई तौर पे गलत है। दरअसल ये कत्बा जो है उन्होंने एक ऑटोग्राफ की सूरत में किसी शख्स को दिया था 18 अगस्त 1954 को, और मुझे जो ऑटोग्राफ उन्होंने इनायत किया था 17 अगस्त 1953 को दिया था, यानी एक साल बाद उन्होंने ये ऑटोग्राफ दिया। और हस्ब मामूल ऊपर 786 कतबा, यहाँ सादत हसन मंटो दफन, उसके सीने में फ़न अफसाना निगारी के सारे इसरार व रमूज़ दफन हैं, और वो अब भी मनो मट्टी के नीचे सोच रहा है कि वो बड़ा अफसाना निगार है या खुदा। ये महज एक ऑटोग्राफ है और मंटो साहब की कब्र का कतबा बेहद सादा है। मंटो साहब ने, मुझे याद नहीं कि अपने लिए चाय मंगाई या नहीं, लेकिन मेरे लिए 2 पेस्ट्रियाँ उन्होंने मंगाई। अब मैंने पहली पेस्ट्री उठाई है और उसको मैंने खाने लगा हूँ, और उसकी जो लज्जत है सुबहान अल्लाह, उसके बाद किसी पेस्ट्री का कुछ मज़ा नहीं आया। और वो मैं महसूस कर रहा हूँ, आँखें तकरीबन बंद हैं उस जायके से। तो मंटो साहब ने जेब में से किसी कॉपी में से फाड़ा हुआ एक सफ़ा निकाला और उस पर कुछ लिखा था, और उन्होंने पढ़ना शुरू कर दिया। और ऊपर लिखा था जान से प्यारे मुस्तनसर, नीचे लिखा था तुम्हें पता है मैं तुम पे मरती हूँ, मैं तुमसे इश्क करती हूँ। मैं पिछले दिनों सियालकोट गई थी तो वहाँ मैंने तुम्हारे लिए एक रेशमी रुमाल काढ़ा था, उसके ऊपर मैंने एक दिल भी बनाया सुर्ख रंग का, और एक बुलबुल बनाने की कोशिश की तो वो नहीं बन सकी। तो मेरी जान, मैं जब खिड़की में आती हूँ तो तुम क्यों नहीं मेरी तरफ देखते। तो डायलॉग ये है कि जब मंटो साहब आना चाहते थे लाहौर, तो श्याम ने कहा कि तुम तो इतने मुसलमान ही नहीं हो। तो उन्होंने जवाब दिया था इतना तो हूँ कि मुझे कत्ल कर दिया जाए। आरिफ अब्दुल मतीन बहुत सरगोशी में बात कर, वो कहना तो नहीं चाहिए लेकिन उनके बारे में वैसे ही जो होता है ना, ज़रा एग्जैजुरेट कर देते हैं कि मतलब पहले शख्स से आप जनाब करके बात करते थे, मुझसे भी, सारे लोगों से, सारे हम तो बहुत सीनियर जूनियर थे। तो कहते हैं कि किसी दोस्त को मिलने गए और वहाँ पे मुलाजमा बाहर निकली और बहुत आहिस्ता से उनसे पूछा कि साहब घर पे हैं? तो उसने कहा नहीं, चले आइए।
तेरे बिना जिंदगी से कोई शिकवा तो नहीं। आप कहेंगे कोई गम हो गया मुझे, ऐसा नहीं है। हम किशोर कुमार को ट्रिब्यूट दे रहे हैं जो हमारे दिल के बहुत करीब हैं। किशोर कुमार द लेजेंड, उनको बिछड़े आज हमसे 36 बरस बीत गए, उनकी बरसी है, लेकिन आज भी उनकी जो सुरीली आवाज़ है वो कानों में रस खोलती है।